टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। और इसमें हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अदर कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। चलिएगा, तो समराइज चार्ट में मैं आपको समझाता चलूंगा। देखिएगा, हम पहले कुछ कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। डिफरेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको ये कुछ की चीजें ध्यान होनी चाहिए। हमारी एक कॉस्ट है, सबसे पहली संक कॉस्ट। देखिएगा, संक कॉस्ट क्या होती है? संक कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो आप ऑलरेडी इनकर्ड कर चुके हो एंड डज नॉट अफेक्ट द चॉइस ऑफ द डिसीजन मेकर। यानी ऐसी कॉस्ट जो आप ऑलरेडी पास्ट में क्या कर चुके हैं, इनकर्ड कर चुके हैं, वो खर्चा आप कर चुके हैं और अब आप कोई डिसीजन लेने के लिए उस कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने आज से 4 साल पहले एक लैंड परचेस की हुई है। अब वो लैंड आप ऑलरेडी खरीद चुके हैं। अब आज आप एक डिसीजन लेना चाहते हैं कि क्या हमें इस लैंड पर प्रोजेक्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अब आप जरा सोचिए, आप अगर प्रोजेक्ट को लगाते हैं या नहीं लगाते हैं तो दोनों ही सिचुएशन में आप लैंड का जो पैसा था वो ऑलरेडी इनकर्ड कर चुके हो। तो उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? हमेशा पास्ट कॉस्ट बोलते हैं। हमने एक रिसर्च करवाई और रिसर्च पर हमने क्या किया, 50,000 रुपए खर्च किए। अब उस रिसर्च का रिजल्ट अगर हमारे उस प्रोजेक्ट के फेवर में आता है या फेवर में नहीं आता है, दोनों ही सिचुएशन में हम ऑलरेडी वो कॉस्ट क्या कर चुके हैं, इनकर्ड कर चुके हैं। तो उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? पास्ट कॉस्ट। ऑलवेज इररेलेवेंट फॉर डिसीजन। ऑलवेज irrelevant फॉर डिसीजन। क्लियर? बिल्कुल, उस कॉस्ट को हम बोलते हैं पास्ट कॉस्ट। फिर हमारे पास आती है कमिटेड कॉस्ट। देखिएगा, कमिटेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कॉस्ट जो फ्यूचर में इनकर्ड होगी। अभी तक हमने केवल कमिटमेंट किया है, यानी बात यह है कि आप उस कॉस्ट के लिए ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुके हो। अभी तक आपने कॉस्ट इनकर्ड नहीं की है, इनकर्ड तो फ्यूचर में ही होगी, लेकिन आप ऑलरेडी उस कॉस्ट के लिए कमिट कर चुके हो। तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? कमिटेड कॉस्ट बोलते हैं। ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं कमिटेड कॉस्ट। यानी बेसिकली दीज आर द फ्यूचर कॉस्ट विच आर ऑलरेडी कमिटेड बाय द एंटिटी। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो फ्यूचर में इनकर्ड होगी लेकिन उसका कमिटमेंट आप आज कर चुके हो, तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? कमिटेड कॉस्ट।
हमेशा ध्यान रखेंगे ये फ्यूचर कॉस्ट है। इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। क्यों? क्योंकि आपने कमिटमेंट कर दिया है। अब आप वो काम यस करो या नो करो, आपको वो खर्चा तो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक प्रोजेक्ट के रेस्पेक्ट में किसी पर्सन से डिजाइन या ड्राइंग्स बनवाई। मैंने उसको बोल दिया कि तुम इस प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग करो या ड्राइंग्स बनाओ, मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। अब मीनवाइल उसने अपना काम चालू कर दिया, तभी मुझे पता लगा कि यार ये प्रोजेक्ट तो स्टार्ट करना ही बेकार है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूंगा तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो लेकिन अब सामने वाले ने मेरे उस कमिटमेंट के बेसिस पर काम करना चालू कर दिया है। अब अगर मैं प्रोजेक्ट के लिए मना भी कर देता हूं तो भी मुझे उसे तो 5,000 रुपए देने ही देने पड़ेंगे। तो फ्यूचर में इनकर्ड होगी, बट ऑलरेडी कमिटेड है, इसलिए ये मेरे डिसीजन पर कोई फर्क नहीं डालेगी। हम इस कॉस्ट को भी क्या बोलते हैं? इररिलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। समझिएगा, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बेनिफिट लॉस्ट ड्यू टू अनदर ऑल्टरनेटिव। ड्यू टू अनदर ऑल्टरनेटिव। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आप किसी एक ऑल्टरनेट को सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास जो अवेलेबल दूसरा ऑल्टरनेट होता है आप उसको क्या कर देते हैं? फॉरगो कर देते हैं। तो उस दूसरे ऑल्टरनेटिव से आप जो कमा सकते थे, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट लिखना, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो आप उस दूसरे ऑल्टरनेटिव से जो कमा सकते थे उसका आपको नुकसान हो गया। तो ये कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या बेनिफिट लॉस्ट ड्यू टू अनदर ऑल्टरनेटिव। ऑलवेज रिलेवेंट, ऑलवेज रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ऑलवेज रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ये हर हालत में डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट होगी। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब हो गया नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को फॉरगो कर दिया हमने। हमने किसी एक काम को किया तो किसी दूसरे को हमने सेक्रीफाइस किया होगा। तो उसको सेक्रीफाइस करने की वजह से आपका जो नुकसान हुआ उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। और ये हमेशा डिसीजन मेकिंग में कंसीडर की जाती है। कभी भी जब आपको डिसीजन लेते समय किसी ऑल्टरनेटिव को फॉरगो करना पड़ा तो उसकी कॉस्ट हमारी क्या कहलाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। डिफरेंशियल या इंक्रीमेंटल कॉस्ट,
डिफरेंशियल या इंक्रीमेंटल कॉस्ट। समझिएगा, ये कौन सी कॉस्ट होती है, डिफरेंशियल या इंक्रीमेंटल। मोबाइल चालू है। डिफरेंशियल या इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट incurred due to ऑर्डर या ऑफर। समझिएगा, अगर किसी काम को करने के लिए आपको कुछ एडिशनल खर्चा करना पड़े, यानी आपको वो खर्चा इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपने वो ऑर्डर लिया, आपने वो ऑफर लिया, या आप उस प्रोडक्ट को बनाना चाह रहे हैं, तो उस पर लगने वाली वो कॉस्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ऑफर आया कि भैया आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो और मॉडिफिकेशन करके उसे आगे दे दो। तो मॉडिफिकेशन की वो जो कॉस्ट है वो इंक्रीमेंटल है, यानी उस ऑफर को लेने की वजह से आपको इनकर्ड करनी ही करनी पड़ेगी। तो उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर या ऑफर से रिलेटेड होती है, ऑलवेज रिलेवेंट। ऑलवेज रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ऑलवेज रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो ध्यान रखेंगे, ये मैंने चार कुछ कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स आपको दिए। संक कॉस्ट या पास्ट कॉस्ट जो ऑलरेडी पास्ट में इनकर्ड हो चुकी है इसलिए इररेलेवेंट होगी। कमिटेड कॉस्ट, इनकर्ड तो फ्यूचर में होगी लेकिन ऑलरेडी कमिटेड है इसलिए ये भी इररेलेवेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट होती है, किसी एक ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने की वजह से आपको दूसरे ऑल्टरनेटिव में कुछ नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑलवेज रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, हमेशा ये कॉस्ट हमारे डिसीजन के लिए रेलेवेंट होती है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट या डिफरेंशियल कॉस्ट जो एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए करनी पड़ती है, अगर वो काम करूंगा तो वो कॉस्ट आएगी, अगर वो काम नहीं करूंगा तो वो कॉस्ट नहीं आएगी। दैट विल बी कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट विच इज ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग। तो बताइए, क्लियर है इन चारों की डेफिनेशन? इन पर भी हमारे पास कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे जो हम लेटर ऑन साथ में कवर करेंगे। आइए, रेलिवेंट कॉस्ट in respect of cost elements। आइए, अब मैं आपको रेलिवेंट कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्स की बात करूंगा। देखिएगा, हम यहां पर किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी ऑफर को सेलेक्ट करने और रिजेक्ट करने में जो हमारी बेसिक एलिमेंट कॉस्ट है उनकी रेलेवेंसी के बारे में बात करेंगे। यानी जैसे मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट, मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट, फिर मैं आऊंगा लेबर रिलेटेड रेलेवेंट कॉस्ट, फिर मैं आऊंगा ओवरहेड्स रिलेटेड रेलेवेंट कॉस्ट, और फिर हम बात करेंगे
मशीन रिलेटेड रिलेवेंट कॉस्ट, यानी हम एलिमेंट वाइज बात करेंगे कि अगर हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आता है मटेरियल को लेकर तो हम कैसे रेलेवेंट कॉस्ट की बातें करेंगे, अगर लेबर को लेकर आता है तो उसमें क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, ओवरहेड्स के रूप में आपको क्या ध्यान रखना है, और मशीन की रेलेवेंट कॉस्ट के लिए आपको क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। देखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसी को आपको प्यार से समझना है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमारे पास मटेरियल को लेकर बनते हैं। देखिएगा, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में आपका जो रॉ मटेरियल लगता है उसकी दो बेसिक कैटेगरी बनाई गई है। एक होता है ऑब्सलीट मटेरियल, ऑब्सलीट मटेरियल को मैं बोल सकता हूं नॉन मूविंग मटेरियल, यानी जो मेरे बिजनेस में रेगुलरली काम में नहीं आता है, मैं इसको बोलूंगा नॉन मूविंग। ठीक है, और दूसरा होता है रेगुलर यूज मटेरियल, रेगुलर यूज मटेरियल। देखिएगा, ऑब्सलीट मटेरियल का मतलब क्या होता है, ये मटेरियल कभी कभार काम में आता है। कभी कभार का मतलब कभी कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए आप ये मटेरियल ले लेते हैं। और रेगुलर यूज मटेरियल का मतलब है कि ये आपके डेली रूटीन के वर्क का रॉ मटेरियल है। आप लगातार अपनी जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें रेगुलर रूप में ये मटेरियल यूज आता है। आ जाओ, अब एक बहुत सिंपल सी मैं बात करता हूं। सबसे पहले मैं रेगुलर यूज पर चलता हूं, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखिएगा, रेगुलर यूज मटेरियल ऑलरेडी इन गोडाउन, ऑलरेडी इन गोडाउन, सफिशिएंट क्वांटिटी। अब समझो, रूल नंबर 1, अगर कोई रेगुलर यूज मटेरियल आपके पास गोडाउन में पड़ा है, यानी आपको जितना किसी ऑर्डर के लिए चाहिए उतना ऑलरेडी गोडाउन में पड़ा है, तो पहली बात आपके दिमाग में क्या आती है कि सर अगर ये रेगुलर यूज मटेरियल है तो गोडाउन में क्यों पड़ा है। देखिए, अगर कोई भी रेगुलर यूज मटेरियल ऑलरेडी इन गोडाउन है तो वो आपका मिनिमम स्टॉक होता है, वो आपका मिनिमम स्टॉक होता है जो कंपनी अपने पास मेंटेन करेगी ही करेगी। अब आप सोचना, आपके पास जितना मटेरियल गोडाउन में था वो सफिशिएंट है ऑर्डर आने पर उसे पूरा करने के लिए। अब आप जरा सोचो, अगर आप गोडाउन में पड़े हुए मटेरियल को ऑफर पर लगा दोगे तो क्या आपको लगता है कि आपकी मिनिमम स्टॉक लेवल नीचे चला जाएगा। गोडाउन में पड़ा हुआ मटेरियल सफिशिएंट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है वो हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल होता है। तो अगर गोडाउन में पड़े हुए मटेरियल को मैं अगर ऑफर पर लगा दूं तो प्रॉब्लम ये हो गई कि गोडाउन का स्टॉक लेवल नीचे आ जाएगा, तो मुझे इमीडिएटली नया स्टॉक लेना पड़ेगा। तो नया स्टॉक लूंगा तो मुझे आज उसकी करंट प्राइस पे करनी पड़ेगी। और अगर
ये मिनिमम स्टॉक लेवल में एज इट इज रखूं और ऑफर के लिए आज मटेरियल खरीद के लाऊं तो आज भी वो मुझे करंट प्राइस पर ही मिलेगा। तो हर हालत में जो भी रेगुलर यूज मटेरियल है और भले ही वो ऑलरेडी इन गोडाउन है, रेलेवेंट कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू करंट परचेज प्राइस, ऑलवेज इक्वल टू करंट परचेज प्राइस। ये आपका रूल बनेगा, सोचना ही नहीं है आपको, सोचना ही नहीं है। आप अपना जितना रेगुलर यूज मटेरियल खरीद के लाओगे, भले ही वो गोडाउन में हो या ना हो, ऑलवेज द रेलेवेंट कॉस्ट विल बी द करंट परचेज प्राइस। आइए ऑलरेडी इन गोडाउन but insufficient। अब जरा समझो, गोडाउन में है लेकिन गोडाउन में जो अवेलेबल क्वांटिटी है ना वो ऑर्डर क्वांटिटी से कम है। तो बात वही, जो गोडाउन में है वो तो वैसे भी मिनिमम स्टॉक है, जो गोडाउन में है वो तो वैसे भी मिनिमम स्टॉक है। अब जरा सोचो, अगर मैं आपको ये बोलूं, ध्यान से सुनना, कि मेरे गोडाउन में 1000 यूनिट हैं, मुझे चाहिए ऑफर के लिए 1500। ठीक है, स्टॉक मेरे पास है 1000 का और मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो है 1500। तो अब मुझे बताओ, ऑफर के लिए 500 यूनिट तो आपको खरीदनी पड़ेगी। तो जो 500 आज खरीद के लाओगे वो तो आप वैसे भी करंट परचेस प्राइस पे करोगे। अब इस 1000 पर सोचो, तो वापस से वही बात आ गई, अगर ये 1000 मेरा मिनिमम स्टॉक लेवल है, तो अगर मैं इस 1000 को ऑफर पर ले जाता हूं तो मुझे इस मिनिमम स्टॉक को पूरा करने के लिए दोबारा से परचेस करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर रूल क्या हुआ, मुझे ये पूरी 1500 यूनिट तो आज ही खरीदनी पड़ेंगी। अब सोच के देखो, मैं पूरी 1500 में से दो टुकड़े कर दिए, 500 तो वैसे भी खरीदनी है, तो 500 जो खरीदनी है वो तो करंट परचेस प्राइस पर ही लेकर आऊंगा। अब बात रही ये 1000, तो इस 1000 को लेकर के दो ऑप्शन है, या तो मैं ये स्टॉक में पड़ी हुई 1000 स्टॉक में रहने दूं और ऑफर के लिए नई खरीद लाऊं, तो 1000 के लिए भी मुझे करंट परचेस प्राइस देनी पड़ेगी। या फिर स्टॉक में पड़ी हुई क्वांटिटी को मैं क्या कर लूं, यूज करूं। लेकिन एक प्रॉब्लम, स्टॉक में पड़ी हुई क्वांटिटी को अगर मैं ऑफर के लिए यूज करूंगा तो मेरा मिनिमम स्टॉक खत्म हो जाएगा। तो मुझे इमीडिएटली मिनिमम स्टॉक को पूरा करने के लिए फिर 1000 खरीदनी पड़ेंगी। तो कुल मिलाकर मुझे खरीदनी तो आज 1500 पड़ेंगी। तो कहीं कुछ मत सोचना, रेलेवेंट कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू करंट परचेज प्राइस, करंट परचेज प्राइस। बोलो क्लियर है बिल्कुल दोनों पॉइंट? बताते चलना, समझते चलो, क्वेरी करते चलो। शॉर्ट चार्ट में हम सारी चीजों को पढ़ रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव बड़े क्वेश्चन जैसे भी आएंगे आपके पास हर एक चीज का रूल तैयार होना चाहिए। आओ, रेगुलर यूज मटेरियल है बट सप्लाई विल बी इन लॉट्स, सप्लाई विल बी इन लॉट्स। आओ, अब क्या बात हो गई कि रेगुलर यूज मटेरियल है बट मेरे सप्लायर ने मेरे पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है। मेरा सप्लायर ये बोल रहा है कि मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, आपको अगर मुझसे यूनिट खरीदनी है ना तो इस पर्टिकुलर लॉट में ही मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल,
मुझे 1000 यूनिट चाहिए किसी ऑफर को पूरा करने के लिए, मेरा रेगुलर यूज मटेरियल है, 1000 यूनिट मुझे चाहिए। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि सप्लायर ये बोल रहा है कि आप अगर मुझसे खरीदोगे तो मैं तो आपको 2000 के लॉट नहीं दूंगा, आपको ऑफर के लिए 1000 चाहिए। लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन है सप्लायर की तरफ से कि सप्लायर ये बोल रहा है कि मैं तो आपको 2000 के लॉट में ही दूंगा। कोई बात नहीं, रेगुलर यूज मटेरियल है ना, आप समझना, रेगुलर यूज मटेरियल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा ज्यादा भी खरीद लोगे तो कोई समस्या नहीं होगी। कई बार हमारे दिमाग में एक पॉइंट आ जाता है कि भैया ऑफर की वजह से हमें लॉट में खरीदना पड़ गया तो पूरी 2000 यूनिट हम इस ऑफर पर चार्ज कर लें, नहीं। समझो, रेगुलर यूज मटेरियल है, तो अगर आपने ऑफर 1000 का आया लेकिन लॉट के रेस्ट्रिक्शन की वजह से आपने 2000 भी खरीद ली, तो क्या नुकसान हो गया? बची हुई 1000 किसी दूसरे ऑफर पर काम आ जाएंगी, आपके रेगुलर प्रोडक्शन में काम आ जाएंगी, क्योंकि रेगुलर यूज मटेरियल है। तो कोई नुकसान नहीं है अगर आप थोड़ी ज्यादा भी खरीद लेते हैं तो रेलेवेंट कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी? करंट परचेज प्राइस फॉर रिक्वायर्ड यूनिट्स ओनली। खरीदनी ज्यादा पड़ी मुझे कोई मतलब नहीं है, 1000 की जगह 2000 खरीदनी पड़ी कोई बात नहीं, क्योंकि वो रेगुलर यूज मटेरियल है। तो रेगुलर यूज मटेरियल में आपको अगर ज्यादा खरीदना भी पड़ गया तो वो किसी और ऑफर पर काम आ जाएगा, कहीं कोई समस्या इस बात को लेकर के नहीं आने वाली है। तो बताओ, अगर अब आप एक समराइज रूल अपने दिमाग में ले जाओ कि कभी भी आपके पास रेलेवेंट कॉस्ट फॉर मटेरियल का क्वेश्चन आ रहा है और वो मटेरियल रेगुलर यूज है, अब देख लो आप किसी भी हालत पे चले जाओ, रेगुलर यूज मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट इज ऑलवेज करंट परचेज प्राइस फॉर द ऑफर्ड फॉर द यूनिट्स एक्वायर्ड। कभी भी क्वेश्चन आ जाए आप सोचना ही नहीं है, कंफ्यूज ही नहीं होना, मैंने आपको सारे लॉजिक के साथ तीनों केस बता दिए। ऑलरेडी गोडाउन में है तो भी करंट परचेज प्राइस, ऑलरेडी गोडाउन में है बट कम है, इनसफिशिएंट है, तो जितनी खरीदोगे वो भी, जो गोडाउन में है वो भी, यानी कुल मिलाकर आप जब अपने ऑफर पर जाओगे, आप जब अपने ऑफर पर जाओगे तो जितनी क्वांटिटी आपको ऑफर के लिए चाहिए वो सारी की सारी आपको करंट परचेज प्राइस पर लानी पड़ेगी। सप्लाई पर रेस्ट्रिक्शन है, लॉट में खरीदना है कोई इशू नहीं है, ज्यादा आ गई कोई बात नहीं, रेगुलर यूज मटेरियल है फिर काम में आ जाएगा। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, ऑफर के लिए जितनी यूनिट चाहिए उनकी करंट परचेज प्राइस आप ले लोगे और वो आपकी क्या बनेगा? रेलेवेंट कॉस्ट बनेगा। अब आप मुझे सभी बताएंगे, क्या रेगुलर यूज मटेरियल का रेलेवेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल दिमाग में? चलिएगा, रिप्लाई जरूर करना, जहां अटको वहां पक्का से पूछ लेना, क्योंकि मैं आपको साथ साथ में टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू सेक्शन ए सेक्शन बी कवर करेंगे। और आप देखना, जो रूल मैं आपको बता रहा हूं अगर ये याद रहेंगे तो बहुत इजीली आप उन क्वेश्चन को एक एक मिनट में कर पाएंगे। आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं नॉन मूविंग या ऑब्सोलीट मटेरियल के केस में। देखो, पहली बात तो मेरी बात से सुनना, ऑब्सोलीट मटेरियल का मतलब होता है हमने कोई मटेरियल जो ऑब्सोलीट नेचर का है, ऑब्सोलीट नेचर का मतलब होता है नॉन मूविंग है, रेगुलरली हमारे काम में नहीं आता है। ठीक है, अब इस ऑब्सोलीट मटेरियल में मैं दो सिचुएशन पर बात करूंगा। एक, ऑलरेडी इन गोडाउन, और एक
टू बी परचेस्ड फॉर ऑफर, टू बी परचेस्ड फॉर ऑफर। देखिएगा बहुत सिंपल सी बात होती है, ऑब्सलीट है, नॉन मूविंग है, यानी बात ये आती है कि ऑर्डर आने पर ही आप उसको खरीदते हो, और ऑर्डर आ भी गया और आपको खरीदना पड़ा क्योंकि आपके गोडाउन में नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ऑब्सलीट मटेरियल जो कि परचेस करना पड़े, यानी नॉट इन गोडाउन, यानी नॉट इन गोडाउन, तो भैया आपके पास तो है ही नहीं ना। अब अगर ऑफर को लोगे तो ये चाहे ऑब्सलीट है तो भी आपको खरीदना तो पड़ेगा ही, तो खरीदना अगर पड़ेगा तो रेलेवेंट कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू करंट परचेज प्राइस, ऑलवेज इक्वल टू करंट परचेज प्राइस। लीजिए आपने एक और सिचुएशन को डील कर लिया, मटेरियल ऑब्सलीट है यानी नॉन मूविंग है, नॉट इन गोडाउन, आपके गोडाउन में नहीं है, इसलिए ऑफर के लिए आपको परचेस करना पड़ेगा। ऑफर को यस करोगे तो परचेस करना, ऑफर को मना करोगे तो परचेस नहीं करना पड़ेगा। तो भैया सीधी सी बात है, अगर मैं बात कर रहा हूं कि रेलेवेंट कॉस्ट फॉर द ऑफर क्या है, तो ऑफर के लिए रेलेवेंट बनेगा उसकी करंट परचेस प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को सुनते जाना, मैं लिखूंगा नहीं ज्यादा, आओ, क्योंकि डिटेल्ड में आपने ऑलरेडी अपने नोट्स में ये चीजें लिख रखी होंगी, आप चाहें तो अपने वो नोट्स लेकर बैठे। आओ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑफर आया और मुझे उस ऑफर में ऑब्सलीट मटेरियल की 1500 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, यानी अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा तो मुझे ऑफर में 1500 यूनिट चाहिए, मेरे गोडाउन में 1000 ही हैं, गोडाउन में हैं बट 1000 हैं, तो 1000 वाला रूल तो यहां चलेगा ऑलरेडी इन गोडाउन का। अब जो गोडाउन में नहीं है वो क्या बची, 500, तो अगर ऑफर लूंगा तो वो 500 जो गोडाउन में नहीं है उन्हें तो मुझे परचेस करना ही करना पड़ेगा, तो उसकी जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी वो पक्का पक्का उसकी करंट परचेस प्राइस मुझे लेनी पड़ेगी। यानी मैं फिर ये बताता हूं, ऑफर में चाहिए 1500, मेरे पास स्टॉक पड़ा है, मेरे पास स्टॉक पड़ा है 1000, तो अब मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, ऑब्सलीट मटेरियल है लेकिन 1500 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, तो ऑलरेडी इन गोडाउन में तो मेरा चला गया 1000, इसके लिए तो मैं यहां वाला रूल देखूंगा, और ऑफर के लिए जो चाहिए बट गोडाउन में नहीं है वो हो गई 500 यूनिट, इन 500 का रूल मैंने लिख दिया, क्योंकि ये 500 तो आपको ऑफर के लिए स्पेशली परचेस करनी पड़ेगी, तो आपको यहां पर तो करंट परचेस प्राइस ही लेनी है। क्लियर बिल्कुल। अब आ जाओ, जो 1000 यूनिट गोडाउन में पड़ी हुई है, ऑब्सलीट है यानी कई सालों से पड़ी है, रूल नंबर 1, इनकी अगर ओरिजिनल कॉस्ट दी हुई है तो वो संक कॉस्ट है। क्यों, ऑलरेडी खर्च कर चुके हो, 1000 यूनिट आपके पास गोडाउन में पड़ी है, नॉन मूविंग है, कई सालों से पड़ी है, तो उनकी ओरिजिनल कॉस्ट तो आपके लिए संक कॉस्ट है, वो तो आप खर्च कर चुके हो, रिकवर भी कर चुके हो, बेकार है अब वो आपके लिए, आपको उस कॉस्ट पर ध्यान नहीं देना। आओ, नो अदर यूज। आओ अब समझना, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये जो 1000 यूनिट मेरे गोडाउन में पड़ी है, ऑब्सलीट है, इसका कोई और यूज नहीं है,
अगर ये ऑफर नहीं आता तो भी ये बेकार पड़ी थी, कुछ भी यूज नहीं था, बेकार पड़ी है, कुछ नहीं कर सकता, हटा दूंगा इनको, कोई यूज नहीं है इनका, नो अदर यूज, नो एनी बेनिफिट, कुछ बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहा है। तो अब अगर मुझे एक बात बताओ, ये 1000 जो मेरे गोडाउन में है, जब इनका कोई यूज ही नहीं था और इनके लिए ऑफर आ गया, मुझे सिर्फ एक बात समझ सोच के बताओ, क्या इन 1000 यूनिट से आपको कोई बेनिफिट मिल रहा था क्या? अगर इन 1000 का कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं, ना कुछ बिक बिक सकती है, ना स्क्रैप, ना कहीं यूज हो सकती है, कोई कुछ भी नहीं, तो क्या इन 1000 यूनिट का आपको कोई भी बेनिफिट मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। तो नो अदर यूज का मतलब हो गया रेलेवेंट कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू निल, सीधे सीधे निल कर दूंगा रेलेवेंट कॉस्ट को। गोडाउन में पड़ी है तो खरीद के तो लाऊंगा नहीं, गोडाउन में पड़ी है तो खरीद के तो लाऊंगा नहीं, तो परचेस कॉस्ट इररेलेवेंट। सर ये ओसी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओरिजिनल ओरिजिनल। ओके सर। भाई जब ये 1000 पहले शुरुआत में कभी खरीदी होंगी तो पैसा दिया होगा ना इनका, यस सर। लेकिन ऑब्सोलीट मटेरियल है, वो ऑर्डर के लिए खरीदी गई होंगी तो ऑर्डर पर चार्ज हो गई होगी, मुझे कोई मतलब नहीं है, सब इररेलेवेंट होती हैं। बताओ क्या रूल नंबर 1 क्लियर है? अगर कोई भी ऑब्सोलीट मटेरियल ऑलरेडी इन गोडाउन है, हैविंग नो यूज, उसका कोई यूज नहीं है, तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी निल। द रीजन बीइंग इज, ये 1000 को मेरे गोडाउन में पड़े रखता, उससे अच्छा ऑफर में लगा दिया, और कुछ नहीं तो साली स्पेस तो खाली हो गई, मैं उस स्पेस का कोई और यूज कर लूंगा, लेकिन वो मटेरियल मेरे काम नहीं आ रहा था, तो मटेरियल की कॉस्ट को मैं क्या कर दूंगा, निल। आ जाओ। हैविंग स्क्रैप, आ जाओ। सिचुएशन नंबर नेक्स्ट, obsolete material already in godown having some scrap, obsolete material already in godown having some scrap, यानी अगर ये ऑफर न आता, अगर ये ऑफर न आता, तो मेरे गोडाउन में जो 1000 यूनिट पड़ी है ना, मैं उनको बेचकर 2000 रुपए कमा सकता था, कुछ स्क्रैप मिल जाती मुझे। लेकिन अब मेरे पास इन 1000 यूनिट का ऑफर आ गया। बताओ, अगर 1000 यूनिट का ऑफर आ गया तो क्या मुझे कुछ नुकसान हुआ क्या? वापस सुनना, अगर ऑफर न आता तो मैं इनको 2000 रुपए की स्क्रैप में बेच देता, तो मुझे 2000 रुपए मिलते। लेकिन अब ऑफर आ गया, तो ऑफर आ गया तो बेच नहीं पाऊंगा, ऑफर आ गया तो बेच नहीं पाऊंगा। तो नाउ द पॉइंट इज कि ऑफर के आने की वजह से मुझे क्या नुकसान उठाना पड़ा, तो मैं बोलूंगा कि ऑफर के आने की वजह से मुझे 2000 की स्क्रैप वैल्यू का जो बेनिफिट मिलने वाला था, वो बेनिफिट फॉरगो हो गया, यानी द रेलेवेंट कॉस्ट इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू, ऑलवेज स्क्रैप के बराबर होगी। ये बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई आपकी। क्यों? क्योंकि आपके पास इस मटेरियल को लेकर एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी कि 2000 रुपए कमा सकते थे, इस मटेरियल को लेकर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप 2000 रुपए कमा सकते थे, जो अब आप नहीं कमा पाओगे क्योंकि आप ऑफर पर जा रहे हो, तो इसकी रेलेवेंट कॉस्ट हो गई हमेशा स्क्रैप वैल्यू के बराबर। बोलो क्लियर बिल्कुल? आओ।
आइए, ये जो नॉन मूविंग मटेरियल है ये टॉक्सिक नेचर का मटेरियल है। टॉक्सिक नेचर का मतलब है कि अगर ये एक्सपायरी डेट तक पहुंच गया तो इसको हटाना जरूरी है, वरना ये नुकसान देगा। कोई केमिकल है ये, और वो केमिकल रिएक्शन कर देगा अगर ये एक्सपायरी डेट के बाद भी हमारे पास पड़ा रहा तो। और हमने ये देखा कि अगर इस टॉक्सिक नेचर के मटेरियल को हम डिस्पोज करवाते हैं तो हमें 400 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। और डिस्पोज करवाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि इसका जो नेचर है वो टॉक्सिक नेचर है, खतरनाक प्रकृति का माल है ये। कोई केमिकल है जो एक्सपायर होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, एक्सपायर होने वाला है, और हमें ये पता है कि एक्सपायर होने के बाद हमें इसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा और 400 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है, बट टॉक्सिक नेचर है। तो टॉक्सिक नेचर का माल होने की वजह से मुझे इसे गोडाउन से हटाना पड़ेगा, और हटाऊंगा तो मुझे डिस्पोज करवाने का 400 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। तभी अचानक से इस मटेरियल के लिए ऑफर आ गया, जहां ये मटेरियल काम में आ जाएगा। सोचो जरा, एक ऐसा मटेरियल जिसको हटाने के लिए आप 400 रुपए खर्च करने वाले थे, उस मटेरियल के लिए ऑफर आ गया। इस ऑफर की वजह से क्या आपको लगता है कि आपके 400 रुपए बच गए? सोच के देखो, बस हमेशा ये सोचो कि ऑफर ना आता तो क्या होता। बस वही ऑफर की रेलेवेंट कॉस्ट बनेगी, हमेशा ऐसे ही सोचना है आपको। ऑफर ना आता तो आप इस टॉक्सिक नेचर के मटेरियल को डिस्पोज ऑफ करते। बोलो हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिक नेचर था, केमिकल था, रिएक्शन हो जाता, हेल्थ पर नुकसान हो जाता। तो आपको इस टॉक्सिक नेचर के मटेरियल को डिस्पोज ऑफ करना था। डिस्पोज करते तो 400 रुपए का खर्चा होता। समझ रहे हो? डिस्पोज करते तो 400 रुपए का खर्चा होता, लेकिन तभी एक भगवान स्वरूप कस्टमर आपके पास आ गया। वो देवता तुल्य कस्टमर है जिसने आकर आपके 400 रुपए बचा दिए, क्योंकि वो बोला ये केमिकल मेरे ऑफर के लिए काम में ले लो। देवता ही है वो, उसके तो आपको चरण धोके पीने चाहिए। उसने आपके 400 रुपए बचा दिए, तो द रेलेवेंट कॉस्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू -400। नेगेटिव आएगी कॉस्ट, यानी बेनिफिट मिल गया आपको। या मैं इसको लिख दूं कि हमेशा यहां पर क्या होगा, रेलेवेंट कॉस्ट इज इक्वल टू सेविंग इन डिस्पोजल कॉस्ट। ये लीजिए, सेविंग इन डिस्पोजल कॉस्ट। तो आओ बच्चों आओ, कितने सारे रूल याद हो गए। अगर हमारे पास ऑब्सलीट मटेरियल ऑलरेडी इन गोडाउन है, हैविंग नो अदर यूज, द रेलेवेंट कॉस्ट विल बी निल। अगर हमारे पास ऑब्सलीट मटेरियल ऑलरेडी इन गोडाउन है, हैविंग सम स्क्रैप, देन द रेलेवेंट कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू विच इज कंसीडर्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मटेरियल जो ऑलरेडी इन गोडाउन है वो टॉक्सिक नेचर मटेरियल है, जिसको कि डिस्पोज ऑफ करवाना पड़ेगा अगर हमने उसे यूज नहीं किया, तो भैया उसको डिस्पोज ऑफ करवाने पर जो खर्चा होता वो बच गया। ऑफर के आने की वजह से वो खर्चा बच गया, तो सेविंग हो गई। मैं कॉस्ट निकाल रहा हूं, और कॉस्ट को निकालते समय एक सेविंग मेरे पास आ गई। तो कॉस्ट को निकालने में सेविंग आ गई, तो मैं कॉस्ट को नेगेटिव आइटम के रूप में लिख दूंगा। तो रेलेवेंट कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू सेविंग इन डिस्पोजल कॉस्ट। दैट इज बेसिकली नॉट अ कॉस्ट, दिस इज बेनिफिट। ये मेरी कॉस्ट को, ओवरऑल कॉस्ट को कम कर देगा। बताइए, क्या यहां तक की बात क्लियर है बिल्कुल सबको?
7 केस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। मटेरियल में टोटल 10 केस बनते हैं, उन 10 में से 7 मैंने आज आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। बिल्कुल सेट रखो रूल्स को, कहीं किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट से समराइज एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। आओ, सबसे पहले अगर कोई भी मटेरियल जो हमारे रेगुलर यूज का मटेरियल है तो सोचो ही मत, जैसे ही क्वेश्चन में आ जाए एक बार पढ़ लो कि रेगुलर यूज मटेरियल है। अब आप देख लो, हर केस में एक ही चीज रेलेवेंट आ रही है, आपकी करंट परचेस प्राइस। गोडाउन में है तो भी करंट परचेस प्राइस, गोडाउन में भी है और खरीदनी भी पड़ेगी तो टोटल मिलाकर करंट परचेस प्राइस। चाहे गोडाउन में हो चाहे खरीदनी पड़े, हर केस में आपके पास क्या रहेगी, करंट परचेस प्राइस जो है वही आपके पास रेलेवेंट रहेगी। इवन अगर सप्लायर ने एक लॉट का रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिया तो भी आपके पास करंट परचेस प्राइस ही आपको लेनी है। तो रेगुलर यूज मटेरियल तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं ऑब्सोलीट पर। तो ऑब्सोलीट मटेरियल में ओरिजिनल कॉस्ट संक कॉस्ट है, वो तो मैं खरीद चुका हूं, 5 साल से मटेरियल मेरे पास पड़ा है गोडाउन में। या फिर अगर गोडाउन में नहीं है तो देखो फिर वही बात, अगर गोडाउन में नहीं है तो ऑफर के लिए स्पेशली खरीद के लाओगे। जब ऑफर के लिए स्पेशली खरीद के लाओगे तो 100% जो परचेस प्राइस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो अगेन करंट परचेस प्राइस आ गई। लेकिन अगर वो गोडाउन में नहीं है, सॉरी, अगर वो गोडाउन में है तो फिर कुछ सिचुएशन देखनी पड़ेगी। गोडाउन में है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी निल। गोडाउन में है लेकिन उससे स्क्रैप मिल सकती थी, तो ऑफर पर जाने की वजह से स्क्रैप का नुकसान हो गया, तो वो जो स्क्रैप वैल्यू है वो मेरी रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो मटेरियल मेरे गोडाउन में है वो टॉक्सिक नेचर का है। टॉक्सिक नेचर का मतलब हो गया कि अगर इसे काम में नहीं लूंगा तो डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, और अगर डिस्पोज ऑफ करूंगा तो खर्चा होगा। तो अब मैंने उसे ऑफर में ले लिया, तो भाई ऑफर में ले लिया तो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितनी कॉस्ट बची वो मेरे लिए नेगेटिव आइटम आ गया, यानी कॉस्ट की कैलकुलेशन में एक बेनिफिट आ गया, क्योंकि उस ऑफर ने मेरे 400 रुपए बचा लिए। तो रेलेवेंट कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू सेविंग इन डिस्पोजल कॉस्ट। बोलिए, क्लियर है बिल्कुल? कल आपको इसके बचे हुए 3 केस करवाऊंगा, फिर मैंने इसके 10, 12, 15 ऑब्जेक्टिव बना रखे हैं रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल के ढूंढने को लेकर, तो हम साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मैंने जो टेस्ट पेपर भेजा था उसमें भी मैंने इसके क्वेश्चन डाले थे, थोड़ी दिक्कत आई, इसीलिए मैंने इसको आपको समराइज, इसी तरह से मैं एक एक टॉपिक के समरी रूल आपको समझाता चलूंगा ताकि आपको वो चीजें रिकॉल हो जाएं। बाकी आप लोग थोड़ा सा डिटेल के लिए अपनी कॉपी में आपने जो नोट्स बनाए हुए होंगे लेक्चर्स से, आप उनको एक बार पढ़ेंगे तो आपको यही रूल वहां पर सारे मिलेंगे।